सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वें वेतन आयोग में सैनिकों का पे लेवल बढ़ेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस साहब को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया। क्यों एक जवान को एनसीओ बोला जाता है, एक नायक को, हवलदार को एनसीओ क्यों बोला जाता है, जेसीओ क्यों बोला जाता है, यदि वो ओआर थे तो फिर एनसीओ क्यों? ये सारे प्रमाण रखे हैं कि हमारा आर्मी का संविधान क्या कहता है, उनके पास क्या अधिकार है। इसलिए जो तथ्य रखे गए हैं सीडीएस साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने, और इससे बड़ा फायदा होगा। और मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर, कईयों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आखिर सेना के बारे में बात की जाए या सरकार को लेकर के इस बार पेट में दर्द की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। और दोस्तों, बड़ी तबाही, 10 से 12 जवान लापता हैं, यानी सेना का हेलीपैड उड़ गया, कैंप तबाह हो गया, साथ ही उस गांव के 100 लोग लापता हैं। भयंकर तबाही है, चीख पुकार मची है। और क्या पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, यानी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि एलओसी के ऊपर उसने भारतीय सेना या ठिकानों पर कोई बमबारी की है। तो दोस्तों, करते हैं खबर विस्तार से। सबसे पहले मैं उस लेटर के बारे में जस्टिफाई करना चाहता हूं जहां पर उन्होंने लिखा है कि हर ब्यूरोक्रेट्स जब सैनिकों को पे लेवल में वर्गीकृत करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सैनिकों की 8 घंटे की नौकरी नहीं है, 24 घंटे की नौकरी है। और सैनिकों का उन्होंने कहा है सुपरविजन नीचे लेवल से शुरू हो जाता है। इसलिए एक नायक को, एक लेस हवलदार को, एक हवलदार को एनसीओ कहा जाता है, नॉन कमीशन्ड अफसर किया जाता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड अफसर कहा जाता है, जो कि राजपत्रित अधिकारी है, राष्ट्रपति अनुशंसा करता है। और इनको सिविल में 8 घंटे वाले लोग, एसी में बैठ के काम करने वाले लोग, यानी 8 घंटे वाले, आप पे लेवल 12-13 का फायदा उठा रहे हैं। और यहां एनसीओ समझ सकते हो कि पे लेवल 3 में है और जेसीओ पे लेवल 6 में। ऐसा नहीं होगा। और ये पूरा प्रमाणीकरण, एक जस्टिफिकेशन जबरदस्त तरीके से सीडीएस साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने रखा है। उसके कुछ बिंदु हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हर कोई जॉब करता है, हर किसी को पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन सब मिलता है। सेना को सिर्फ एक कैंटीन की सुविधा मिलती है, और ये भी लोगों के आंखों में ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा एहसान हो रहा है सैनिकों के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज ईसीएचएस हो या सीजीएचएस हो, सभी को मिलती है। लेकिन सेना के 12 घंटे, 24 घंटे या उनके बलिदान को किसी ने कंसिडर नहीं किया। ये देश का और सेना का दुर्भाग्य। और इसी को लेकर जिस हमारे कर्नल साहब ने पहल की है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी है। उन्होंने कहा है, मोर ओवर योर परसेप्शन आल्सो कंप्लीटली इग्नोर प्रोवाइड अंडर आर्मी एक्ट 1950 which define the legal and constitutional status of armed forces as follows। उन्होंने कहा है, आपने बिल्कुल इसको इग्नोर किया है जो आर्मी एक्ट 1950 कहता है। क्या कहता है? उन्होंने सीधा सीधा लिखा है और उसके सेक्शन दिए कि कमीशन अफसर इंक्लूडिंग जूनियर कमीशन अफसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर गस्टेड एज वेल एज कमीशन अफसर। उन्होंने कहा है जेसीओ भी एक गस्टेड अफसर है, जैसा कि यानी कमीशन अफसर होते हैं। सेक्शन 10 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 रेगुलेशन सो एंड सो, रेगुलेशन इसमें सीधा सीधा लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको गजट नोटिफिकेशन जारी करता है इन रैंक का। साथ ही उन्होंने कहा है और कि सेक्शन सो एंड सो क्रिमिनल प्रोसीजर सो एंड सो आर्मर्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग जेसीओ, वारंट अफसर, पीटी अफसर, एनसीओ अंडर लीगल टर्म्स अफसर, यानी एनसीओ को अफसर, लीगल टर्म्स में अफसर का अधिकार दिया गया है। साइन कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने नीचे ट्रुप्स को हैंडल कर सकते हैं, सेक्शन को कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुपरविजन कर सकते हैं, इसलिए एनसीओ कहा गया है। सेक्शन 5 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, उन्होंने जिसका भी जिक्र किया और सीधे सीधे उन्होंने ये बात कही है कि रेगुलेशन 12 ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन 1983 पार्ट 1 ऑथराइज जेसीओ एंड एनसीओ साइन मिलिट्री रिसीवल ऑर्डर ट्रीटिंग देम ऑन पर द गस्टेड अफसर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा है सीधा सीधा कि विनियम 12 जेसीओ और एनसीओ को सैन्य प्राप्त आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता है, जिससे उन्हें रक्षा लेखा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के बराबर माना जाता है।
इसलिए उन्होंने कहा है कि इनके पे लेवल बढ़ाने चाहिए, और पे लेवल जब बढ़ेगा तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेंगी, और इसका केस चल रहा है। उन्होंने कहा है नायक से एनसीयू शुरू होता है, उसका पे लेवल 7 होगा, 7, जब कभी 7 आप समझ सकते हो सूबेदार का है, और 8 हवलदार एंड इक्विपमेंट को 8, जबकि आप समझ सकते हो सूबेदार मेजर का भी 8 रखा गया है। नायब सूबेदार इक्विपमेंट 9, जबकि 9 किसी का नहीं है, नायब सूबेदार का 6 रखा गया है। सूबेदार और उसके बराबर के रैंक का 10, और जब आप समझ सकते हो 10 किसका, कैप्टन लेफ्टिनेंट का रखा गया है। सूबेदार मेजर का 10 भी, लेफ्टिनेंट कैप्टन का 11 और 12, मेजर का 12 अल्फा, लेफ्टिनेंट का 13 अल्फा, कर्नल का 14, ब्रिगेडियर का 15, मेजर जनरल का 16, लेफ्टिनेंट जनरल का 17। ये उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से, और इसके बहुत सारे प्रमाण जहां पर सिविल जो लीगल जो केसेस किए गए उनके दिया गया है। और जैसा कि बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि आपने नायक की इन्होंने बात किया, क्या सिपाही फिर किस में रहेगा, यानी एक रैंक सिपाही, तो आप समझते हो सिपाही मिनिमम 5 to 6 में रहेगा, यानी हवलदार या जेसीयू के बराबर होना चाहिए। और ये उन्होंने सीधा सीधा कहा है, जनरल अनिल चौहान पीबीएसएम, यूवाईएसएम, एबीएसएम, एसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेक्टर रूम नंबर डीएचक्यू नई दिल्ली, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब पीबीएसएम, एबीएसएम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सभी के लिए भेजा है कि अभी आपको इसकी पहल करनी होगी, और लीगल एविडेंस हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों ये है एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी लड़ाई, जहां पर 8 घंटे की नौकरी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ छलावा करते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर उन्होंने रखा हुआ, इसलिए आपके सामने हमने शेयर किया। अब मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यानी अब भारत अपने दुश्मनों पर पाताल में भी वार करेगा, और वो बनारस में शिव नगरी में बोल रहे थे कि हमारा रुद्र अवतार भी, और रुद्र अवतार शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। जैसे कि रुद्र की बात की, काल भैरव की बात की, और रुद्र का समझ सकते हो रुद्रा ब्रिगेड बन रहा है, भैरव बटालियंस बन रही है, ड्रोन के बारे में बात की, यानी जो सेना में बदलाव हो रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, कईयों का पेट दर्द हो रहा है, वो लोग हिमायती हैं पाकिस्तानी के, को पाकिस्तान दुखी होता है तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दुखी हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। ये समझ में नहीं आया ये कौन सा राजनीतिक पार्टी। उन्होंने कहा है
कि राजनीतिक मतभेदों से उठ करके इन्हें ऊपर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने अपने तरीके से जवाब दिया। उनके बहुत सारे एयरबेस आईसीयू में हैं, उनके बहुत सारे आकाओं के ठिकाने हमने बर्बाद किए हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और इनके ऊपर भी प्रहार किया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं कि ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कह रहे हैं, सेना के पराक्रम को नौटंकी कह रहे हैं। कैसे ये लोग राजनीति करते हैं? ये तुष्टीकरण है राजनीति का। लेकिन कहना चाहते हैं कि सेना और सैनिकों के बारे में राजनीति इस हद तक नीचे गिर गई है, और जिसका आप वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा। अब मैं बात करूंगा बड़ी तबाही, उत्तराखंड में जल प्रलय, 100 से ज्यादा लापता। हाँ जी दोस्तों, बड़े दुख की बात है। यह वीडियो चीख पुकार कह रहा है, और कह रहे हैं कि मात्र एक, उन्होंने कहा है कि 10 मीटर चौड़ी नदी, और जिसके दूर 4 से 5 किलोमीटर आर्मी कैंप है, गांव है, वो 30 मीटर चौड़ी हो जाती है सेकंडों में, और महाप्रलय हो जाता है, और उसमें समा जाते हैं कई गांव, समाज बह जाते हैं कई लोग, समा जाते हैं कई होटल, इंस्टीट्यूशन, और उसमें उस चपेट में आ जाती है हमारी सेना का एक हेलीपैड तबाह हो गया है। 11 जवान अभी भी लापता हैं। 3 घटनाएं हुई थी अलग अलग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को 3 घंटे में 3 जगह बादल फटने की भीषण तबाही। एक घटना गंगोत्री हाईवे स्थित धराली हरसल और सुखी गांव में हुई। गंगोत्री से 18 किलोमीटर पहले दरोली गांव में दोपहर 12:40 पर, फिर 1:27 पर इस तरीके से बादल फटे कि वहां पर तबाही मच गई, और उन्होंने कहा है वहां पर सेना को नुकसान हुआ है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब बचाव, राहत बचाव, इस आपातकालीन स्थिति में आप समझ सकते हो कि जो भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, वो भी धन्य है। तो आप इसके वीडियो देखिए, और इतनी भीषण तबाही। दोस्तों अब मैं बात करूंगा क्या पीओके से सेना के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जैसा पुंछ सेक्टर एलओसी में कहा जा रहा है कि उस साइड से सीज फायर लगातार हो रहा है, रात को फायरिंग हुई है, लेकिन इसके ऊपर सेना ने अपनी प्रतिक्रिया अलग से दिया है। उन्होंने कहा है देयर हैव बीन सम मीडिया एंड सोशल मीडिया इनपुट्स रिगार्डिंग सीज फायर वायलेशन इन द पुंछ सेक्टर। इट इज क्लैरिफाइड दैट हैज बीन नो सीज फायर वायलेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। सेना ने कहा है अभी किसी भी प्रकार का सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। सोशल मीडिया और मीडिया और न्यूज जो चल रही है वो एक भ्रामक है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।